Good morning, children. So, in this lecture, we'll start a new lesson. Lecture number 1 of chapter 3, history, right? Movement towards new world. Right? See, basically, this lesson is connected to lesson number 2. Isn't it? See, in lesson number 2, what I taught you? I taught you about World War I. Okay, there were 2 topics. One was Russian Revolution, but the main topic of lesson number 2 was World War I. Am I clear, children? Now, what happened in World War I? How World War I took place? What was the main cause behind World War I explained you a lot. ये सब मैंने आपको समझाया था, बराबर है? अभी ये जो हमारा 3rd चैप्टर है, उसमें जो भी मैं जो इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, that is about World War II. Understood? Because if you remember 2nd chapter, I told you that World War II was a revenge of World War I. बराबर है? If you remember the last topic which I taught you, the Treaty of Versailles, उसमें मैंने बार-बार ऐसे बोला था कि Treaty of Versailles was responsible for World War I. सबसे बड़ा मुद्दा वर्ल्ड वॉर 2 का जो कोई था तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स था, क्योंकि रैंक इनजस्टिस वाज डन टू जर्मनी. So before starting this lesson, I will give you some introduction. I will explain in detail what is not written in book. बुक में जो नहीं छपा है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. कोई ऐसी देरी नहीं है. We are not in hurry. आहिस्ता शांति से चलने का है. ऐसा समझ में? अभी मैं बात कर रहा था वर्ल्ड वॉर 2 की. तो तकलीफ क्या हुई? कहां तकलीफ हुई थी? तो मैं आपको बताता हूं. Treaty of Versailles was signed in 1990. Rank injustice was done to Germany. German people were humiliated each and every day. रोज सुबह होती थी, अपमानित होना पड़ता था फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका के हाथों. मान लो कि कोई जर्मनी का कोई वजूद ही नहीं था. इतनी पीड़ा सहनी पड़ती थी, क्योंकि वॉर तो सब कंट्रीज लड़े थे ना. यूरोप के सारे कंट्रीज नुकसान में से बाहर आए थे. किसी को बड़ा नुकसान हुआ था, किसी को छोटा नुकसान हुआ था, लेकिन नुकसान तो हुआ था ना. बट अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स which I told you, that is in 2nd chapter. Before starting this 3rd chapter, we will once again refer Treaty of Versailles. See, I have written on board. Main cause of World War II was Treaty of Versailles. तो जो 2nd chapter में हमको ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स दी गई है, वो पहले हम पढ़ेंगे. फिर उसके बाद का जो 20 साल है, बिकॉज ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स टुक प्लेस इन 1990 एंड वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड इन 1939. तो ये जो 20 साल का फासला है, 20 साल तक यूरोप में कैसी हालत थी, 20 साल तक क्या हुआ था, कई सारे देश कैसे अपनी अपनी तरीके से आगे बढ़ रहे थे. अभी दुश्मनी का जहर निकला नहीं था. ऑन द कॉन्ट्ररी, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 दुश्मनी का जहर और गहरा हो गया था. दुश्मनी और गाढ़ी हो गई थी.
हिस्टोरियंस ऐसे मानते थे कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन सब सुधर जाएंगे, क्योंकि भारी मात्रा में नुकसान हुआ था, सब कुछ गवाया था। मैंने आपको बोला करोड़ों लोग मरे थे, कई परिवार साफ हो गए थे, पूरी यूरोप की इकोनॉमी खदान मैदान हो गई थी। तो उस वक्त लोगों को ऐसा लगता था कि शायद इस घटना के बाद लोग एक मॉरल लेसन समझेंगे, उसके दिमाग में कुछ आएगा कि भाई नेवर से यस टू वॉर। क्योंकि बार बार मैं बोल चुका हूं बच्चों, वॉर ऑलवेज ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन। वॉर में किसी की जीत नहीं होती है, दोनों तरफ हार ही होती है, नुकसान ही होता है। तो ये क्यों करने का, क्यों करने का? वाई डोंट वी पीपल लिव इन पीस? वाई डोंट वी टॉलरेट ईच अदर? थोड़ा आप लेट गो करो, थोड़ा मैं करूं, वो ही जिंदा रह सकते हैं। कहीं को फॉल्स प्राइड निभाने का। एंड दैट इज वाई, because of all these consequences, World War II started. And before starting this topic and explaining in detail about that 20 years, what happened in different nations, I will explain in detail. But first we'll switch over to chapter number 2, once again for Treaty of Versailles. मैं आपको रिफ्रेश करवा देगा ताकि आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाए। पेज नंबर 12 पे आप आ जाओ। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जून 1919। At the end of First World War, the unconditional surrender of Germany in the front of Allied nations brought the end to the war. क्योंकि जर्मन में जैसे मैंने बोला था, जर्मनी का राजा जो किंग विलियम केजर था, वो जर्मन प्रजा को अपने भरोसे छोड़ के भाग गया था। जर्मन प्रजा के अभी कोई मालिक ही नहीं था जो गाइडेंस दे सके, देश के लिए कुछ कर सके। प्रजा क्या करे बेचारे? और इसी माहौल में जर्मनी को अनकंडीशनली सरेंडर करना पड़ा। किसके सामने? इंग्लैंड, फ्रांस एंड अमेरिका, अलाइड। आई समझ में? देन द अलाइड नेशन अंडरटूक द पेरिस पीस प्रोसेस। शांति की वार्ता शुरू हुई। वॉर हुआ था तो समाधान तो करना पड़ेगा, पीस ट्रीटी तो बनानी पड़ेगी, उसको बोलते हैं पीस प्रोसेस। इन पेरिस, in which about 58 commissions were formed. 58 commissions were formed. The majority of the commissions were headed by France and England, because दोनों को जर्मनी पे भयंकर घृणा थी, नफरत थी। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जर्मनी को अगले 100 साल तक कैसे पीड़ा पहुंचाई जाए, क्योंकि फ्रांस ने पीड़ा सही थी। 45 साल तक, 45 इयर्स तक, सिडान वॉर के बाद जर्मनी ने फ्रांस को लूटा था। फ्रांस कैसे भूल सकता है? अभी मौका मिला है। तो ये जो 45 साल की पीड़ा है, वो सूद समेत वापस तो करनी पड़ेगी ना, कुछ तो करना पड़ेगा। है समझ में? In which 58 commissions were formed and 145 sessions were organized. 145 session means meetings. What to do, how to do, when to do, why to do, all these things, thousands of things. Right? The agreement made with Germany during the Paris Peace process was made at Mirror Palace
एंड वर्शन्स। बराबर, मिरर पैलेस मतलब किंग लुइस का महल, जो फ्रांस के जो आखिरी राजा थे, किंग लुइस 16, उधर उसको फांसी दी गई थी जब फ्रांस डेमोक्रेटिक हुआ। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। वो महल में ये सब कार्यवाही हुई, एंड दैट इज व्हाई एज दिस पैलेस वाज कॉल्ड पैलेस ऑफ वर्सेलस, which is located 16 kilometers away from Paris, this treaty was called Treaty of Versailles, because this whole episode, whole incident, whole peace process was carried out in that palace. Am I clear, children? बच्चे लोग, आपको समझ में आता है ना? मैं स्पीड में तो नहीं जा रहा हूं ना। बुक में कॉन्सेंट्रेट करो आप, स्टोरी की तरह पूरा टॉपिक आपके दिमाग में चला जाएगा। अच्छा, गुड, कम ऑन। Thus, it came to be known as Treaty of Versailles. There are 4 provisions in the treaty. जर्मनी पे 4 शर्तें रखी गई थी। बाहर से तो ये शर्तें मामूली लगती थी, लेकिन ये सेल्फ इंडिपेंडेंट जर्मनी के लिए आने वाला खतरा था, बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ा खतरा, और इसके लिए वर्ल्ड वॉर 2 ने जन्म दिया। नंबर 1, रीजनल अरेंजमेंट। जो देश ने आसपास के छोटे बड़े इलाके जो जीते थे वो वापस ले लेने के। नंबर 2, रिडक्शन ऑफ ट्रूप्स एंड डिसआर्मामेंट। सारे देश में आर्मी और नेवी खड़क दी थी। उन लोगों के लिए रिडक्शन नहीं था, ये रिडक्शन जर्मनी के लिए था, जापान के लिए था, दूसरे देशों के लिए था, क्योंकि ये सारे कायदे इंग्लैंड फ्रांस को नहीं लागू पड़ते थे। इंग्लैंड फ्रांस को अपनी मनमानी करने वाले थे आगे जाके, अमेरिका भी वोट करने वाला था, लेकिन ये लागू पड़ता था जर्मनी को। राइट। थर्ड, अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स एट द वॉर एंड वॉर फाइट। जर्मनी पे $6.6 बिलियन पाउंड्स का वॉर फाइट लगाया था। उसमें से किसी को कौन सा हिस्सा मिलने वाला है? एलाइड कंट्रीज को इतनी बड़ी थी, एलाइड ग्रुप को बड़ा था, तो सब ग्रुप मिलकर जर्मनी के साथ खड़े थे, तो सब अपना हिस्सा मांगेंगे। उसमें भी दखलंदाजी हुई, उसमें भी बारोबार अन्याय हुआ। जो रिच कंट्रीज थे फ्रांस और इंग्लैंड, वो सबसे ज्यादा खा गए। जो लास्ट में एलाइड को ज्वाइन किए थे, इटली और सब कुछ नेशंस, उसको कुछ नहीं मिला, जापान को भी कुछ नहीं मिला। इसीलिए वो लोग गिना है कि भाई हमने भी अपना योगदान दिया है, हमने भी घाटा सहा है, हमने भी नुकसानी सही है। तो ये जो पूरा पैसा जर्मनी के पास से जो मिलता है, वो अकेला आपको नहीं कहा जा सकते हो, वो अमेरिका भी हिस्सा है, ऐसे तो नहीं चलता। उसमें से प्रॉब्लम शुरू हुआ। फोर्थ, अदर प्रोविजंस। द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, ये ट्रीटी के वक्त कौन कौन हाजिर थे? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर कैमेलिनो, राइट, क्लेमेंटो, फ्रेंच प्रेसिडेंट, and Italian president Orlando played a very important role in this treaty. Germany was found responsible for the war. पूरा दोष का टोकरा जर्मनी पे डाल दिया था। I don't agree totally with this statement. I agree partially. No doubt जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 शुरू किया था, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, खतरनाक तैयारियां होती थी, ये सारे फैक्टर्स पढ़ चुके हैं, फैक्टर्स लीडिंग टू वर्ल्ड वॉर 1। कई सारी गलतियां हुई थी जर्मनी से, लेकिन वो गलती का सबसे बड़ा परिणाम था वॉर। वॉर तो हो चुका था, इमेंस नुकसान भी सह लिया था,
आगे जाके क्यों ऐसी सुविधा खड़ी करे जिससे आगे तकलीफ हो? क्यों आगे जाके कुछ अनाप शनाप करे? अगर वो लोग सच्ची नीयत से काम करना चाहते थे तो सब कुछ वहां वो ठहरा सकते थे, लेकिन नीयत साफ नहीं थी, सेल्फिश मोटिव था उसका। सब अपने अपने फायदे के लिए सोच रहे थे और बलि का बकरा बनाया जर्मनी को। है समझ में? A warfare of 6.6 billion pounds, not 6.5, 6.6 billion pounds was imposed on Germany. It has to give the Ruhrland region to France. रूरलैंड नामक जो जगह है, मिनरल रिच जगह है, जैसे जर्मनी ने फ्रांस के साथ किया था। फ्रांस के पास से लॉरी और एस्टिन पॉइंट्स ले लिए थे सीधा वॉर के बाद। अभी फ्रांस ने रूरलैंड ले लिया जर्मनी के पास से, बदला लिया। इट्स रिवर लाइन वाज ओपन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। बैक ऑफ इंग्लैंड और फ्रांस के जहाज जाते थे अपना व्यापार जर्मनी में करते थे, जर्मनी से आगे जाके वो करते थे अपना काम। मतलब आपके घर में कोई बाहर का आदमी आए, वो कुछ भी करे, आप कुछ नहीं बोल सकते, कुछ बोलने का मना है। ऐसी हालत जर्मनी की हुई थी, राइट? The Rhine River was open for international sea route. The Rhine region of French border was itself to big fortress as well as rich mineral region was given to France for 15 years. राइन लेक के पास से जो मिनरल रिच एरिया था वो 15 साल के लिए फ्रांस को देना पड़ा। फ्रांस ने हड़प लिया। Most of the German organization were confiscated. Means no government, no small or big organization. मतलब ये जो अनजस्टिस हुआ था उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। Democracy was totally abolished. One type of dictatorial power was established in Germany. समझ में आया? Alsace and Lorraine were returned back to France, जो सीधन वॉर में जर्मनी के पास था। Besides this, Germany was to give to France another addition, a large quantity of coal and iron annually as a benefit of war. इतनी लूट कम थी तो जर्मनी के अदर प्रोविंस में से जो मिनरल्स निकलते थे वो भी अलग को देने थे, पैसा भी देना था, जमीन भी देनी थी। तो भैया ये सोचो जर्मन लोगों के पास उठने के लिए बचा क्या है? जमीन ले गए, उसके मिनरल रिच रीजन ले गए, उसके इंटरनेशनल पोर्ट खोले गए, उसके मिनरल्स साफ किया, ऊपर से इतना पैसा देना पड़ा। तो एक सेकंड आप सोचो, अगर जर्मनी को खड़ा होना है वापस तो वो कैसे खड़ा होगा? वो कौन सा आधार लेके खड़ा होगा? अपनी इकोनॉमी को वो कैसे मैनेज करेगा? समझ में? Germany was to give France and other nations a large quantity of iron and coal annually as a benefit of war. Germany was made to sign these terms and conditions on gunpoint range. जबरदस्ती ये सब साइन किया गया था और हिस्टोरियंस मानते हैं जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन हुई तभी वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज हो गया था कि नक्की इसका परिणाम एक दिन बहुत भयंकर होगा। हमने सोचा भी नहीं ऐसा परिणाम होगा और वैसा ही वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में लास्ट फेज में देखो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी को खत्म कर दिया था। वो भी मैं आपको बताऊंगा, कई सारे वीडियोस है आपको बताऊंगा ऐसा। समझ में?
gunpoint, and forcibly, because of which there was bitterness and desperation among Germans. इतनी बेइज्जती हुई थी, इतनी डिस्पैरिटी जर्मनी में आ गई थी। जर्मन लोग रोज सोचते थे कहां से भैया शुरू करें, कैसे हम उठ पाए। खड़े होने के सारे रास्ते बंद हो गए थे, फिर भी खड़ा होना है, क्या करें। Consequently, German economy failed miserably. गुजराती में ऐसे बोलते हैं जर्मनी की वाट लगा दी थी। तो ये 1919 में हुआ। अभी हम लेसन 3 में चलते हैं। जैसे जर्मनी की हालत हुई, उससे जर्मन लोग के अंदर भयंकर गुस्सा था, भयंकर गुस्सा था कि हम थोड़े अकेले वॉर के लिए जिम्मेवार हैं। आपने भी वॉर किया है, आप आपका नुकसान सह लो, हम हमारा नुकसान सह लेते हैं, जो कुछ हुआ भूल जाओ। लेकिन नहीं, रोज जर्मनी प्रेशराइज होता था एंड जर्मन यूथ वर बर्निंग विद एंगर। क्या करेंगे, सारे ऑर्गेनाइजेशंस ये तो सब कॉन्फिस्केट हो गए थे, बंद हो गए थे। थोड़ा समय चला, आहिस्ता आहिस्ता 2-3 साल बहुत कड़काई मिली, फिर थोड़ा ढीलापन महसूस हुआ, क्योंकि इन लोगों ने मान लिया था अलाइड नेशंस, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड ने, कि अभी जर्मनी खड़ा नहीं हो सकता। इतना दबोच लिया, इतना दबा दिया है, जर्मनी अगले 100 साल तक खड़ा नहीं होगा। वो उसकी बड़ी भूल थी। आहिस्ता आहिस्ता छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश होने लगे यंगस्टर्स टू टेक रिवेंज, बदला। जो जर्मनी के साथ अन्याय हो रहा था, रोज जो करोड़ों जर्मन लोग ह्यूमिलेट हो रहे थे, उसका बदला तो लेना ही है, राइट। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आवाज उठाने लगे, लेकिन उसकी आवाज दबाई दी जाती थी। ठीक वैसे ही 1925-26 का साल आया और देयर वाज अ एंट्री ऑफ अ हीरो ऑफ जर्मनी, वर्ल्ड वॉर 2, जिसको हम आज बोलते हैं एडोल्फ हिटलर। Basically, Hitler was not a premier, a royalist, a politician, or belonging to any party. हिटलर की तो कई सारी मूवीज है, कई सारे वीडियोस है। आप अभी बच्चों लोग घर पे ही बैठे हो, आप देखो, ढूंढो जर्मनी को। हाँ, वर्ल्ड वॉर उसकी भूल थी, मैं मानता हूं पर्सनली, लेकिन जर्मनी को कहां से कहां तक उसने पहुंचा दिया था, मैं आपको बताता हूं। Hitler was born in Austria. And Austria was a part of Germany. Austro-Hungarian Empire, all that things. He took part in World War I as a soldier. अपनी मातृभूमि के लिए एक सिपाही के तौर वो जर्मनी की ओर से लड़ा था वर्ल्ड वॉर 1 में। He was just an ordinary soldier. Germany was defeated. He was severely injured. He lost his eyesight. वॉर के वक्त उसकी आंख की रोशनी चली गई थी। आप पढ़ लेना कोई एनसाइक्लोपीडिया, सब कुछ अवेलेबल है, बुक में कुछ नहीं लिखा है, बुक से ज्यादा मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ बुक में नहीं लिखा है। आंखों की रोशनी चली गई। He went under treatment for his eyes for almost 3 to 4 years. और रिकवरी आई, उसकी आंखों की रोशनी वापस आई।
बट ही वॉज वेरी मच सेल्फ रिस्पेक्टेड जर्मन यूथ, जैसे करोड़ों जर्मन्स थे। सतत अंदर से एक आग थी कि हमने क्या गुनाह किया है, हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों, और ये अन्याय क्यों सहे। बेसिकली वॉज रिबेलियस बाय नेचर, बचपन से ही। सो वी एस्टैब्लिश्ड अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन वॉज नॉट नेम, बट उसका ग्रुप एक बनाया। जैसे आज ये कोविड के माहौल में कई सारी सेवाभावी संस्थाएं होती है ना, छोटा मोटा काम करती है लोगों के लिए, लोगों को हेल्प करती है, ठीक वैसी तरह उसने एक ग्रुप बनाया। वो ग्रुप में कौन थे, उसकी तरह सोच वाले डिससैटिस्फाइड सोल्जर्स जो वर्ल्ड वॉर 1 में मातृभूमि की ओर से लड़े थे, जर्मनी की ओर से लड़े थे। डिससैटिस्फाइड स्मॉल एंड बिग बिजनेसमैन, इंटेलेक्चुअल पीपल, सब ये ग्रुप के मेंबर बने। वैसे तो कई सारे ग्रुप थे, लेकिन हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। हिटलर बचपन से ही he was a fiery person, उसकी स्पीचेस बहुत फायरी थी, लोगों को अट्रैक्ट करना उसके पास बहुत अच्छी कला थी। वो अपनी बात रखता, तो उसकी पर्सनालिटी में एक मैग्नेटिज्म था। He was an ordinary looking soldier, not even a height of that normal German. उसका देखाव भी ऐसा नहीं था कि लोग अट्रैक्ट हो सके, लेकिन उसकी जो जबान थी, उसकी स्पीच थी, that was very very mesmerizing. वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकता था, लोगों को अपनी बात मनवा सकता था, एंड पीपल डिड नॉट डिनाई इट आल्सो, क्योंकि वो जब अपनी बात मनवाता था तो उसमें उसका तो कोई फायदा नहीं था, पर्सनल बेनिफिट का कुछ नहीं था, जो कुछ था वो अपने देश के लिए था। ऐसा समझ में? सो इन द इनिशियल स्टेज he organized an organization where these people became the member, and slowly his organization started to grow day by day. He started to become popular among the mass of the people. He was liked by the people. As time passed, people accepted him as their hero. जर्मनी का हीरो बन चुका था। 29 तक, 26, 25, 26 में वो पॉलिटिक्स में एंटर हुआ। 29 में वो हीरो बन चुका था। लोग उसकी भाषा से इतने प्रभावित थे, लोग उसको घंटे सुनते थे। जर्मनी में तो कितनी ठंडी होती है, स्नोफॉल के वक्त भी वो अपनी स्पीचेस देता था। लोग थरथरती ठंडी में, in middle of snowfall, used to stand and listen to him. और आगे जब समय चला, लोगों ने हिटलर को अपना लीडर मान लिया। जैसे अभी देखते हैं हम नरेंद्र मोदी की कितनी प्रतिभा विशाल है, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी को मान सम्मान देती है, उनके काम ऐसे करते हैं, लोगों के दिल पे राज करते हैं। ठीक इसी तरह हिटलर ने जर्मन लोगों के दिल में जगह बना ली थी। एक समय ऐसा आया, हिटलर जो बोले वो सही है, बाकी सब कुछ गलत है, और उसकी स्पीचेस में एग्रेशन था, जुनून था, गुस्सा था, पैशन था कि क्यों हमें अन्याय सहे, हम अकेले वो अकेले रिस्पॉन्सिबल है क्या? क्यों ये अन्याय सहे? आहिस्ता आहिस्ता became very famous. He in 29 became so famous that the other organizations
and even government of England and France who are keeping a close watch on Germany fear Hitler. उन लोगों को भी अंदर से डर लगने लगा कि अगर ये बंदा आगे गया, क्योंकि मास लीडर तो बन चुका था, अगर ये बंदा आगे गया तो कुछ करेगा बड़ा। तो इसको अभी से कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि उसकी पपेट गवर्नमेंट तो थी जर्मनी में। तो हिटलर वॉज पुट इन जेल इन 1929। उसको जेल में डाला गया बिकॉज ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज। गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश, कई सारे केस रजिस्टर हुए, देशद्रोह का भी केस लगा। हिटलर डिड नॉट केयर। देशभक्ति करना, मातृभूमि के लिए लड़ना, मातृभूमि के लिए बोलना, अगर देशद्रोह है तो मैंने किया है, कोई डर नहीं, लेकिन मैं चुप नहीं बैठने वाला। He went to jail, and in jail he wrote a book. Right? He wrote a book called Mein Kampf. Right? He wrote a book called Mein Kampf. उसकी बुक का नाम क्या था? MEIN KEPH, Mein Kampf। उसकी बुक का नाम मेन कैफ था। शायद इस पर KEMPH, सॉरी KEMPH, शायद इधर एम आता है, मैं स्पेलिंग भूल गया हूँ। मेन कैंप एम ही आता है, राइट? ये ढूंढना नेट पे। उसका जर्मनी में मेन कैंप बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं माई स्ट्रगल। वो बुक लिखी 1931 में। वो बुक 2 साल के बाद वो उस वक्त जेल में था, मेन कैफ लिखी। 31 में ये बुक रिलीज हुई, पब्लिश हुई, और ये बुक पढ़ के लोगों ने इतना उस पर भरोसा किया कि वो बिकेम द लीडर ऑफ जर्मनी। लोगों ने उसको अपना लिया। लोग आज हिटलर की आंखों में एक आशा की किरण देखते थे। लोग हिटलर को अपना मसीहा मानने लगे। He became the savior of Germany। जर्मन लोगों के दिल में, दिमाग में एक ही बात बैठ गई थी कि अगर ये परिस्थिति में से कोई हमको बाहर निकाल सकता है तो वो एक ही इंसान है, एडोल्फ हिटलर। बुक में सब कुछ लिखा था, बहुत फेमस हो गई। जब वो जेल में गया तब जितना फेमस नहीं था उससे कई गुना ज्यादा वो जेल में होते होते फेमस हो गया। लोगों का प्रेशर बढ़ा। 1931 के एंड में उसको रिलीज करना पड़ा। पॉलिटिकल प्रिजनर बन चुका था। 32 में कॉमन इलेक्शन आया, राइट? उस वक्त तक उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी ऐसे एक पार्टी बनाई थी, ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में नाजी पार्टी बोलते हैं। नाजी पार्टी एस्टैब्लिश की। उसकी पार्टी ने भी इलेक्शन में भाग लिया। दूसरी पार्टी थी डेमोक्रेटिक पार्टी, वो पार्टी भी चल रही थी। इलेक्शन के वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्यादा सीट मिली, लेकिन उतनी सीट नहीं जितनी वो गवर्नमेंट बना सकते। तो ये जो नाजी पार्टी थी, हिटलर वाली पार्टी थी, उसने उसको सपोर्ट किया कि चलो कोएलिशन गवर्नमेंट, हम आपको सपोर्ट देते हैं, गवर्नमेंट बनाओ। सो जिस पार्टी को ज्यादा सीट मिली, स्वाभाविक है उसका जो लीडर है वही प्रेसिडेंट बनेगा। जर्मनी में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, तो उसके हिसाब से
जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसके जो लीडर थे हिडेनबर्ग वो प्रेसिडेंट बने और हिटलर को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, मतलब वन टाइप ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और सच्चा पावर तो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, बट उसके पास इतनी सीख नहीं थी कि वो सत्ता में आ सके। क्या हुआ, समय चलता गया, थोड़ा समय चला, एक तकरीबन 1-1.5 साल। He was totally unhappy from inside, क्योंकि वो जो करना चाहता था वो वाइस प्रेसिडेंट बन के, वाइस प्राइम मिनिस्टर बन के नहीं करना चाहता, कुछ नहीं हो सकता। और प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग इतने शार्प नहीं थे। He was not accepted leader by the people। जैसे हमारे देश में भी देखते हैं, हमारे पास कोई भी नरेंद्र मोदी का ऑप्शन है, हमारे जो पीएम है उसके नजदीक, उसके लायक नहीं, उसके नजदीक भी आज कोई भी नेता हो सकता है? नहीं हो सकता। आज कई सारे नेता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे की तरह दिखते हैं, रीजनल। देखो ममता है, राहुल है, और शिवसेना वाले उद्धव है, साउथ में 2-3 है, लेकिन वो नेता नहीं, उसको सड़क छाप बोलते हैं। वो अपने फायदे के लिए, सबको मालूम है, फायदे के लिए लड़ते हैं, देश के लिए नहीं है। तो ऐसी विराट प्रतिमा हिटलर बन चुका था, राइट। इन 1933, मिडल ऑफ 1933, सडनली प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग डाइड। वो कैसे मरे उसका मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। मतलब उसकी हत्या हो गई, नेचुरल डेथ बोला गया। प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग की डेथ हुई, मतलब प्रेसिडेंट डाइड, एंड एज अ प्रोटोकॉल, एज अ पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल, चालू टर्म में जब प्रेसिडेंट की डेथ होती है तो वाइस प्रेसिडेंट एज्यूम्स एज अ प्रेसिडेंट। तो हिटलर जो प्राइम मिनिस्टर था, वाइस प्रेसिडेंट था, उसको प्रेसिडेंट की सीट मिली, नए इलेक्शन तक उसने सत्ता संभाली, बराबर है, सत्ता संभाली। जो बनना चाहता था वो तो बन गया। सत्ता में आने के बाद उसने पहला काम ये किया, ही कैंसल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। कॉन्स्टिट्यूशन जो पुराना था वो कैंसिल कर दिया। नाउ आई विल राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज आई एम अ प्रेसिडेंट। लोगों ने भी कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि लोग उसके साथ थे, जर्मन प्रजा उसके साथ थी, पूरा देश उसके साथ था, और लोग उसको सेवियर मानते थे, एंजल मानते थे। और कोई नेता जब लोगों के दिल में बैठ गया हो ना, तब उसको निकालना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं निकाल सकता उसको, राइट। He framed a new constitution and assumed a name called Führer. Führer means dictator. Constitution बना। Then the main point, जो 1919 में हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन, जैसे वो सत्ता में ऑफिशियली आया, उसने सबसे पहला काम क्या किया? He just tore down the Treaty of Versailles. He disregarded the Treaty of Versailles. कि ये क्या है? इतने साल तक हमको लूटा है, सिर्फ जर्मनी वॉर के जिम्मेवार है, सिर्फ हमने अकेले ये किया है, क्यों हम सहे? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कैंसिल कर दिया, जो भी होगा देखा जाएगा। आप एक पेज पे लिख के देते हो ये करना है, वो करना है, वो करना। जर्मनी इज इंडिपेंडेंट, इट इज सोवरेन, एंड जर्मनी हैज ऑल द राइट टू डिसाइड इट्स ओन डेस्टिनी। हमको आपकी कोई जरूरत नहीं है, हम अपने भाग्य विधाता खुद बन सकते हैं।
People were very happy by this time. 13-14 साल के बाद लोगों ने खुशियां मनाई थी, क्योंकि ऐसा डिप्रेशन का माहौल था। जो भी पॉइंट्स जर्मनी के अगेंस्ट में थे, मतलब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जो भी जर्मनी के खिलाफ लिखा था कि ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, ये नहीं करने का, ये नहीं करने का, वो सब उसने शुरू किए। आप कौन होते बोलने वाले? हमको क्या करना है वो मैं, मेरे को क्या करना है वो मैं डिसाइड करूंगा। आई डोंट रिक्वायर एनीवन्स इंटरफियरेंस। आई नो what I have to do. बराबर है? और जर्मनी को क्या करना है वो सब उसने बंद कर दिया। मान लो जर्मनी पे वॉर फाइन लगा था, आफ्टर कमिंग टू पावर he stopped paying war fines. पैसा कहाँ है? नहीं देने का। रूडलैंड जो उसके पास था भगाया फ्रेंच को। आर्मी का एक्सपेंशन का नहीं बोला था, उसने आर्मी का एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। वेपन्स बनाने का मना किया था, उसने वेपन्स बनाने का शुरू किया। नेवी को मॉडर्नाइज करना शुरू किया। मतलब जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में लिखा था कि ये करने का, वो सब उसने करना बंद कर दिया। और जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में लिखा था कि ये नहीं करने का है, वो सब करना शुरू कर दिया। क्योंकि जर्मनी से होनी चाहिए। मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अपनी मातृभूमि को क्या चाहिए, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे को बड़ी बात ही मालूम है। आपकी कोई एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। वेस्टर्न नेशन स्टार्टेड टू गेट स्कैर्ड। 33 से 36 तक तो हिटलर इतना पावरफुल बन चुका था 3 साल में। ईच एंड एवरी नेशन जो जर्मनी को दबाने में लगे थे, खास करके फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका, वो भी अंदर से कांपने लगे। सबसे ज्यादा फ्रांस को था डर, क्योंकि फ्रांस एंड जर्मनी आर एडजेसेंट। इंग्लैंड तो थोड़ा दूर है, अमेरिका तो दूर है, देखेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा डर फ्रांस को लगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लूटपाट फ्रांस ने मचाई थी। उसको सपने में भी ख्याल नहीं था कि आने वाले दिन में, आने वाले सालों में हिटलर जैसा कोई बंदा जर्मनी में आएगा। क्योंकि समय किसी के हाथ की रेत नहीं है, कैसे कब समय बदलता है हमको मालूम नहीं है। जिन लोगों ने सोचा था आज से 10-15 साल पहले कि जर्मनी को 100 साल तक हम दबा देंगे, जर्मनी कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, वो जर्मनी आज खड़ा होके उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करने लगा था। एंड दैट इज ऑल थैंकफुल टू एडोल्फ हिटलर। जर्मनी का मसीहा बन चुका था। पीपल लुक एट हिटलर एज देयर सेवियर। भगवान की तरह उसकी पूजा करते थे लोग, उसकी हर एक बात मानते थे। और मैंने जब अभी बोला, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ नहीं था, अपने देश के लिए था, मातृभूमि के लिए था। ये कोई गलत बात तो है नहीं। एंड ही इंस्पायर्ड द यूथ ऑफ जर्मनी। जो जर्मनी 15 साल से डिस्पैरिटी में था, एंजाइटी में था, सोच में था, उसने सोया हुआ जर्मनी वापस जगाया। लोगों की आंखों में एक सपना बताया, इंडिपेंडेंट जर्मनी का, सेल्फ रिस्पेक्टेड जर्मनी का। जैसे हमारे पीएम अभी बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर जर्मनी का सपना बताया। क्यों हम नहीं कर सकते? गलती हुई है तो हुई है, गलती में से सीखेंगे, लेकिन खराब होना पड़ेगा। जो डिस्पैरिटी थी 15 साल की लोगों के मन में, आज आहिस्ता आहिस्ता वो डिस्पैरिटी खत्म होने लगी। और 1936 तक हिटलर खूब पावरफुल हो चुका था। और 36 से 39 तक
उसने क्या किया वो मैं आपको डिटेल में जब वो टॉपिक आएगा तब बताऊंगा। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। जो मैंने समझाया, मैंने आपको डेट, इवेंट्स, नाम सहित बताया है जो बुक में कभी नहीं दिए हैं। अगर ये नाम आपको हो सके तो बच्चों लोग ये लेक्चर आप डाउनलोड कर लेना। अगर आपको सुनना है वापिस, अगर आपको कोई डेटा जानना है तो आप डाउनलोड किया हुआ लेक्चर देखो और नेट में ढूंढो, ये सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। पूरी डॉक्यूमेंट्री है, कई एनसाइक्लोपीडिया है हिटलर के ऊपर। अब ढूंढो करके आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, आपको लगेगा कि सही क्या है। इट इज नॉट लाइक दैट व्हाट इज रिटन इन बुक इज ऑलवेज राइट। आई कैन प्रूव दिस इज ऑल रॉन्ग। आप सही वस्तु ढूंढो, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, आपको सही का पता चलेगा। Right? So what happened after 36? That I will tell you. Now, this I told you in very detail about Hitler. Right? So, with this, we are ending this lecture. Right, children? Now it is your time to take your homework. Homework में देखो बच्चों, ट्रीटी ऑफ वर्सलियस चैप्टर 2 में से वापस लिखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इटली और जापान के बारे में बताऊंगा। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। ओके, सी यू। नाउ इट्स होमवर्क टाइम। कम ऑन, चेक योर होमवर्क। Homework. Write a short note on Treaty of Versailles. From chapter 2. ट्रीटी ऑफ वर्सलियस चैप्टर। आपको मजा आया होगा। अगले लेक्चर में मैं आपको इटली और जापान का बताऊंगा, अमेरिका का बताऊंगा। ढेर सारा बुक में कुछ नहीं लिखा है, उससे कई गुना मैं आपको बताऊंगा। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय, सी यू।